नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखने वाले हैं हाल में घटित झारखंड में जो घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े हैं उन्हें हम देखेंगे व्याख्या के साथ। इसके अलावा पिछले कुछ वीडियोस में जो हमने करंट अफेयर्स को देखा है उसे वन लाइनर्स के फॉर्म में हम रिवाइज करेंगे कुछ प्रश्नों को, और सेशन में एक अभ्यास प्रश्न होगा जैसा कि हर दिन हम आपको पूछते हैं। आप इसका जवाब कमेंट में करके बता सकते हैं, और सेशन के अंत में स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को भी हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। दोस्तों मैं इसका PDF अवेलेबल करा दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में इसका लिंक अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को, और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड के किस तीरंदाज का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए इंडियन टीम में किया गया? ऑप्शन ए मधुमिता कुमारी, ऑप्शन बी अंकिता भगत, ऑप्शन सी कोमलिका बारी अथवा ऑप्शन डी रीता सवैया। इसका उत्तर है रीता सवैया का चयन किया गया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। आइए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। झारखंड की तीरंदाज है रीता सवैया, जिसका चयन किया गया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए इंडियन टीम में। आपको बता दें कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है कुछ दिनों पहले चीन के यंगदू शहर में किया गया था, जिसमें भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व कर रही थी रीता सवैया। रीता सवैया के बारे में दोस्तों बता दें कि यह पश्चिमी सिंहभूम जिले की रहने वाली है और छोटा कोयता गांव तातनगर प्रखंड की निवासी है। आपको बता दें कि रीता सवैया तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र चाईबासा से जुड़ी हुई है, वहां की प्रशिक्षु रही है। और इसके अलावा 2018 में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित तीसरे एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को वो गोल्ड मेडल भी दिला चुकी है। अतः रीता सवैया आर्चर है, यानी एक प्रसिद्ध तीरंदाज है झारखंड की। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और झारखंड से रिलेटेड नए करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और आज पहला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में जूट महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी साहेबगंज अथवा ऑप्शन डी चाईबासा। दोस्तों झारखंड में जूट महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया है और इसका आयोजन किया गया रांची में। आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दें कि रांची में 5 दिवसीय जूट प्रदर्शनी यानी महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका आयोजन 21 से 25 सितंबर 2023 के दौरान किया गया। इस जूट एग्जीबिशन का आयोजन NJB यानी नेशनल जूट बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय जूट और जूट से बने विविध उत्पादों को बढ़ावा देना इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। इसमें फैंसी जूट बैग्स, हस्तशिल्प, दीवार पर लटकने वाले सामान, जूट के आभूषण, जूते और जूट के नवीनतम उत्पादों को इसमें शामिल किया गया था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से 20 जूट सूक्ष्म उद्यमी यानी जूट माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, इसके अलावा SHGs यानी स्वयं सहायता समूह, उसके अलावा जूट गतिविधियों में लगे NGOs यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और MSME जूट यूनिट्स के कई सारे स्टॉल्स यहाँ लगाए गए थे। यानी इन लोगों ने सक्रिय भागीदारी की थी इस जूट महोत्सव में, जिसका आयोजन 21 से 25 सितंबर के बीच रांची में किया गया। आज का दूसरा प्रश्न है, कैलाश प्रसाद देव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ऑप्शन बी झारखंड के महाधिवक्ता, ऑप्शन सी झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अथवा ऑप्शन डी झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों कैलाश प्रसाद देव झारखंड के सिटिंग जज थे, यानी झारखंड हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश थे वर्तमान में, जिनका निधन हो गया। अतः ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव यानी KK देव का 22 सितंबर 2023 को रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।
आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर उन्होंने 7 जनवरी 2018 को योगदान दिया था और 19 दिसंबर 2019 को इन्हें झारखंड हाई कोर्ट में स्थायी जज बनाया गया था। इससे पूर्व बार काउंसिल के सदस्य के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि वे झारखंड हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज थे जिन्होंने किसी मामले की पूरी सुनवाई हिंदी में की और आदेश भी हिंदी में ही जारी किया था, और हिंदी में आदेश जारी करने वाले झारखंड हाई कोर्ट का यह ऐसा पहला मामला था। वहीं आपको ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों कि झारखंड हाई कोर्ट में 15 नवंबर 2000 को यानी झारखंड का जब गठन हुआ था उस समय 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 पद स्वीकृत थे, और वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट में कुल स्वीकृत पद हैं 25, जिसमें 20 न्यायाधीश अभी सिटिंग थे, जिनमें कैलाश प्रसाद देव का निधन हो गया, यानी अब 19 सिटिंग जज हाई कोर्ट में हैं, यानी झारखंड हाई कोर्ट में। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, और आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला तीरंदाज की नियुक्ति असम राइफल्स में कोच के पद पर किया गया है? ऑप्शन ए दीप्ति कुमारी, ऑप्शन बी विद्या कुमारी, ऑप्शन सी सविता कुमारी अथवा ऑप्शन डी रीता सवैया। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्या कुमारी, जो झारखंड की तीरंदाज है और उनकी नियुक्ति की गई है असम राइफल्स में कोच के पद पर। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। नेशनल लेवल की प्लेयर रही रांची निवासी विद्या कुमारी असम राइफल्स में स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हुई थी, और वह असम राइफल्स की पहली महिला है जिसने डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोर्स किया और अब असम राइफल्स में कोच के पद पर नियुक्त की गई है। आपको बता दें कि विद्या टाटा आर्चरी एकेडमी में द्रोणाचार्य अवार्ड कोच धर्मेंद्र तिवारी और पूर्णिमा महतो के अंडर 4 साल प्रशिक्षण ले चुकी है, और विद्या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रह चुकी है और कई मेडल्स भी जीत चुकी है। आपको बता दें कि विद्या कुमारी प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी की छोटी बहन है। चलिए देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को, और चौथा नंबर प्रश्न है, झारखंड में मंत्रियों को योजनाओं को मंजूरी के लिए कितने करोड़ तक का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए 1.5 करोड़ से 25 करोड़, ऑप्शन बी 2.5 करोड़ से 25 करोड़, ऑप्शन सी 2.5 करोड़ से 15 करोड़ अथवा ऑप्शन डी 5 करोड़ से 15 करोड़। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2.5 करोड़ से 15 करोड़ रुपए अब मंत्रियों को योजनाओं के मंजूरी के लिए अधिकार दिया गया है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में मंत्रियों को अब 2.5 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार मिलेगा। अभी मंत्रियों के पास 5 करोड़ से 15 करोड़ तक की योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार था, यानी ये जो 5 करोड़ है इसमें 2.5 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई है, अतः अब 2.5 करोड़ से 15 करोड़ तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकते हैं मंत्री। इसके अलावा आपको बता दें जो विभागीय सचिव होते हैं उनको भी अब तक 5 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार था, और इसमें भी कटौती कर दिया गया है, और अब झारखंड के जो विभागीय सचिव होंगे उनको 2.5 करोड़ तक के अधिकार दिया जा रहा है किसी भी योजना की स्वीकृति के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 18 सितंबर 2023 को इसकी मंजूरी भी दे दी है, और इसके अलावा आपको बता दें कि 15 करोड़ से अधिक और 25 करोड़ तक की जो योजनाएं होती है उसमें विभागीय मंत्री की स्वीकृति जरूरी होती है। इसके बाद ही इसे राज्य योजना प्राधिकृत समिति के पास भेजा जाता है, और समिति की अनुशंसा पर फाइल योजना मंत्री के पास भेजी जाती है, और इस प्रस्ताव पर फिलहाल कोई फेरबदल नहीं किया गया है। केवल सचिव और विभागीय मंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही बदलाव किया गया है।
चलिए देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। और यह 5वां नंबर प्रश्न है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा संचालित झारखंड के केटीपीएस एरिया 1 में स्थापित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्लांट में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। ऑप्शन ए 1 मेगावाट, ऑप्शन बी 2 मेगावाट, ऑप्शन सी 5 मेगावाट अथवा ऑप्शन डी 10 मेगावाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया है डीवीसी द्वारा संचालित झारखंड के केटीपीएस एरिया 1 में। इसके बारे में आपको बता दें कि 15 सितंबर 2023 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने डीवीसी द्वारा संचालित केटीपीएस एरिया 1 में स्थापित सौर विद्युत उत्पादन प्लांट का उद्घाटन किया और एरिया 1 में झारखंड के पहले 10 मेगावाट के सोलर प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 2 मेगावाट में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। आपको बता दें इसमें करीब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 50 एकड़ भूमि में इसकी स्थापना की जा रही है, जिसमें 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। वर्तमान में 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो गया है, जिसका उद्घाटन किया गया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में करंट अफेयर्स को। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसका उत्तर है दोस्तों 3 रुपये प्रति लीटर, यानी इसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किया गया है। इसका उत्तर है 300 करोड़ रुपये। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर झारखंड के किस विभूति के नाम पर स्थापित होगा। इसका उत्तर है सिद्धू कानू के नाम पर ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है, ताकि खेलकूद को बढ़ावा दिया जा सके, और इसका नाम होगा सिद्धू कानू युवा क्लब। किसानों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एफपीओ यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कितना अनुदान देने की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। इसका उत्तर है 50 करोड़ रुपए के अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम करने के लिए कौन सी योजना या कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका उत्तर है झारखंड में पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर का उपयोग कम किया जाए, इसके लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा चलाया जाएगा झारखंड में। अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले ईस्ट जोन के शहरों में झारखंड के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर है रांची। दूसरा प्रश्न है, जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन प्लांट के लिए 25 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। यह प्लांट किस नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, यह प्लांट का नाम होगा TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा कमिंस लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम होगी। झारखंड पुलिस में कार्यरत अधिकारी और सामान्य पुलिसकर्मियों की किसी दुर्घटना में मौत पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा परिजनों को कितने रुपए राशि प्रदान की जाएगी। इसका उत्तर है 50 लाख रुपए। झारखंड की किन कंपनी या कंपनियों का मिशन चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, झारखंड के 3 ऐसे कंपनीज हैं, रांची की मेकन और HEC और जमशेदपुर के टाटा। इन तीनों यूनिट्स झारखंड की जो है कंपनियां, यह मिशन चंद्रयान के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुकी है, जैसे लॉन्चिंग पैड का निर्माण इन्हीं कंपनियों के द्वारा किया गया है। अलग अलग इक्विपमेंट मेकन, HEC और टाटा के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने जिलों में जिला स्तरीय नियुक्तियों में OBC को रिजर्वेशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसका उत्तर है 7 जिलों में। चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपर्स छात्रों को क्रमशः कितने रुपए पुरस्कार दी जाती है। ऑप्शन ए क्रमशः 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ऑप्शन बी क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ऑप्शन सी क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख।
और ऑप्शन डी 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। दोस्तों यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए है क्रमशः। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इसका उत्तर और व्याख्या साथ में जानेंगे। आइए अब देखते हैं स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को, और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018 अथवा ऑप्शन डी 2019। इसका उत्तर है 2016, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत 2016 में झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। आइए इस योजना के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में झारखंड के विधवाओं के लिए एक नई आवास योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा किया गया था, और इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्म 125वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि झारखंड के समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखना, सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना और विधवा महिलाओं का शक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं इसके प्रमुख बिंदुओं को जान लें, यानी मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो विधवाओं के लिए बजट सत्र 2017 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, तब इस दौरान 11,000 मकानों के निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, और इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 75,000 रुपये, जबकि मैदानी क्षेत्र के लिए 70,000 रुपये आवंटित किए गए थे। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब 1,30,000 रुपये दिया जाता है लाभार्थी को, और यह लाभार्थी को उसके बैंक खाते में 3 किश्तों में दे दी जाती है। इसके अलावा विधवाओं को पेंशन की भी सुविधा है। इस योजना में प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण विधवाओं के लिए आवास बनाए जाते हैं। दोस्तों चलिए अब वन लाइनर्स के फॉर्म में भी कुछ स्टैटिक जीके को देख लेते हैं, और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है सुखदाम। आपको बता दें कि वधु मूल्य जो वर पक्ष द्वारा वधु को दिया जाता है उसे वधु मूल्य कहते हैं। आपको बता दें कि कंवर जनजाति जो है झारखंड की 31वीं जनजाति है, और 2003 में इसे जनजाति का दर्जा दिया गया था। वैसे 2003 में दोस्तों कंवर और कोल, इन 2 जनजातियों को क्रमशः 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में दर्जा दिया गया था अनुसूचित जनजाति का। और कंवर जनजाति की बात करें तो जो प्रश्न है उसके वधु मूल्य को सुखदाम कहते हैं। और इसके अलावा अगर कोल जनजाति की भी बात करें दोस्तों, जो कि झारखंड की 32वीं जनजाति है, उसका जो वधु मूल्य है उसे पोटे कहते हैं, POTE, पोटे। तो क्रमशः कंवर जनजाति और कोल जनजाति के वधु मूल्य को सुखदाम और पोटे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? आपको बता दें कि पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है साल को, जिसका बायोलॉजिकल कहिए या बोटानिकल नेम श्रोया रोबस्टा है। आपको बता दें पर्णपाती वन जो है, जिसे इंग्लिश में डेसिडिवस फॉरेस्ट कहते हैं, और इसके कुछ उदाहरण को दोस्तों आपको बता दें, साल तो है ही, इसके अलावा शीशम है, अर्जुन है, इसके अलावा कुसुम, बांस, सागवान, ये ऐसे वृक्ष हैं जो पर्णपाती वन के वृक्ष कहे जाते हैं। और इसकी एक ख़ास बात होती है कि ऑटम के समय, यानी शरद ऋतु के समय, इन जो पर्णपाती वन के जो पेड़ होते हैं वह अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये इनकी खासियत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पतरातू परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है नलकारनी नदी पर स्थित है पतरातू परियोजना। पतरातू परियोजना रामगढ़ जिले में नलकारनी नदी पर स्थित है, और पतरातू बांध और इसे नलकारनी बांध के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस परियोजना की जो शुरुआत की गई थी, उसकी शुरुआत पतरातू थर्मल पावर स्टेशन को पानी
की सप्लाई करने के लिए यानी आपूर्ति करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? आपको बता दें कि इसका उत्तर है रांची। और देश में वर्तमान में 3 रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय ही है। और पहला जो विश्वविद्यालय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वह गुजरात में, दूसरा राजस्थान में और तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था रांची में। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। और उस समय रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, जिनका अब निधन हो गया है, जो कि पूर्व गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनके द्वारा ही इसका शिलान्यास किया गया था 2016 में। अगर यहाँ के पाठ्यक्रम की बात करें तो दोस्तों पुलिस विज्ञान से संबंधित यहाँ पे पाठ्यक्रम पढ़ाई जाती है और सुरक्षा प्रबंधन से यहाँ पे डिग्री दी जाती है। अगर यहाँ के एजुकेशन की बात करें, डिग्री की बात करें तो डिप्लोमा या डिग्री दी जाती है, जैसे क्रिमिनोलॉजी में या फिर कहें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी में। इसके अलावा साइबर सुरक्षा से संबंधित जो शिक्षा होती है, इस तरह की जो एजुकेशन है वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में इसको कहाँ स्थित है? दोस्तों इसको एक ऐसा स्थल है झारखंड में जो कि हजारीबाग में स्थित है और पुरातात्विक अवशेष यहाँ पे झारखंड में कई सारे पाए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे खुला सूर्य मंदिर पाया गया है, भूल भुलैया जैसी आकृति है। इसके अलावा आपको बता दें कि आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा भी यहाँ पाया गया है। और इस शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, इसके अलावा अंतरिक्ष मानव आदि के चित्र भी यहाँ पाए गए हैं खुदाई के दौरान। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।